गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के चैप्टर में हम 46 नंबर चैप्टर बीएमसी एचएमसी प्रोग्रामिंग, इसके अंदर हम आज समझेंगे कोऑर्डिनेट रोटेशन सिस्टम G68 G69 कोऑर्डिनेट सिस्टम को। सो लेट्स स्टार्ट। कोऑर्डिनेट रोटेशन सिस्टम होता क्या है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रोग्रामिंग की सुविधा है, फीचर है जो आमतौर पर कंट्रोल सिस्टम के अंदर ऑप्शनल रहता है, जिसे कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेशन या कोऑर्डिनेट रोटेशन भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट रोटेशन के सबसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन में से एक ऐसा प्रोग्राम है जो मुख्य रूप से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रूप से ऑर्थोग्राफिक्स ओरिएंटेशन परिभाषित किया गया है, लेकिन ये ड्राइंग में दी गई खोल पर बना हुआ होता है। ऑर्थोग्राफिक्स मोड मशीन के एक्सिस के समांतर एक टूल मोशन को परिभाषित करता है। इस सिस्टम का उपयोग सीएनसी मशीन पर कंपोनेंट को एवरेज सेट करने के लिए प्रोब के साथ करते हैं, जिससे वैल्यू को मैक्रो के वेरिएबल में स्टोर करके कैलकुलेशन से कोऑर्डिनेट को रोटेट किया जा सकता है। अब ये होता कैसे है? अभी चित्र के अंदर दो आयत दिखाई गई है। ये दो आयत, एक जो है आपका स्टेट बना हुआ है नॉर्मल ए जो है, सेकंड वाला बी जो है, ये इसको 10 डिग्री एंगल पे रोटेट किया गया है। तो प्रोग्राम अगर आपने सिंपल बनाया है और पूरे प्रोग्राम को अगर रोटेट करना है तो ये पॉसिबल है। कितनी डिग्री पर रोटेट करना है वो जानना जरूरी है। चित्र में दिखाए गए दो आयतों की तुलना करें। चित्र ए के अंदर एक आयत में ऑर्थोगोनल ओरिएंटेशन को दर्शाता है, दूसरा चित्र बी में एक आयत दिखता है जो काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में 10 डिग्री पर घुमाया जाता है। मैनुअल रूप से चित्र ए के लिए टूल पाथ को प्रोग्राम करना बहुत आसान है। कंट्रोल सिस्टम को इसे चित्र बी में दर्शाए गए टूल पाथ पर बदलने देता है। कोऑर्डिनेट रोटेशन सुविधा एक स्पेशल ऑप्शन है और यह एक कंट्रोल सिस्टम का एक हिस्सा होना चाहिए। मैथमेटिकल रूप से कोऑर्डिनेट रोटेशन एक फीचर है जो एक घुमाए गए पार्ट को परिभाषित करने के लिए केवल 3 वस्तुओं को फिर से चेंज करके चलाता है: सेंटर रोटेशन और रोटेशन का कोण और घूमने के लिए टूल पाथ। 3 चीज है इसमें। तो अभी जो पहला वाला पिक्चर दिख रहा है ये ओरिजिनल ऑर्थोगोनल ऑब्जेक्ट है, सेकंड वाला रोटेट किया हुआ है। अब रोटेशनल कमांड के लिए क्या होता है? इस सुविधा को चालू या बंद करने के लिए कोऑर्डिनेट रोटेशन 2 प्रिपरेटरी कमांड का उपयोग करता है। ये 2 प्रिपरेटरी जी कमांड जो कोऑर्डिनेट रोटेशन को कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 G68 कोऑर्डिनेट रोटेशन सिस्टम रोटेशन ऑन, G69 कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेशन ऑफ। G68 command will activate coordinate system rotation based on center of rotation, also known as a pivot point, and the degree of rotation. अब इसका फॉर्मेट कैसा यूज होता है? G68 X, Y और R, ये 3 पॉइंट इसमें डाले जाते हैं। X कौन सा है? X सेंटर ऑफ रोटेशन डिफाइंड बाय एब्सोल्यूट X कोऑर्डिनेट, Y सेंटर ऑफ रोटेशन डिफाइंड बाय एब्सोल्यूट Y कोऑर्डिनेट, और R इज इक्वल एंगल ऑफ रोटेशन। ये क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज दोनों हो सकते हैं। अभी हमने 3 पॉइंट बताए थे इसके, सेंटर और आपका एंगल और इसका रोटेशन को डायरेक्शन। बोथ X एंड Y कोऑर्डिनेट डिफाइन द सेंटर ऑफ रोटेशन। जैसे आपको ये दिख रहा है, X और Y दोनों कोऑर्डिनेट हम अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। जिस कोऑर्डिनेट में रोटेट करना उसको पॉइंट को डालकर रोटेट किया जा सकता है। This is a special point about which the rotation take place, a point that can be defined by any 2 axes depending on the selected working plane. जिस प्लेन को हमने सेलेक्ट किया है उसी के अकॉर्डिंग एक्सिस रोटेट होंगी।
ये हमारी मल्टी एक्सिस मशीन के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट रोटेशन करने के लिए G17 का यूज होता है, एक्स जेड के लिए 18 और वाई जेड के लिए 19। डिजायर प्लेन selection command G17, 18 और 19 must be entered in the program any time before the rotation command G68 is issued for more detail relating to work plane। अभी इसके अंदर क्या है कि अगर if center of rotation coordinates are not specified in the G68 command, अगर आपने कोऑर्डिनेट रोटेशन का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, सपोज करो एक्स और वाई का कोई कोऑर्डिनेट लिखा ही नहीं और एक्स वाई भी नहीं लिखा है, the current tool position will be used as the default center of rotation। जो करंट में आपने टूल डिफाइन किया हुआ है उसी को वैल्यू मानते हुए उसी से रोटेट हो जाएगा। This method is neither a practical nor a recommended approach in any circumference like G54 x0 y0, मतलब समथिंग लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वैल्यू कुछ भी ना लिखे। ये रिकमेंडेड नहीं है, ना प्रैक्टिकल में कुछ होता है। अगर डालते हैं तो जो पहले करंट में वैल्यू ले रखी है उसको रीड करके रोटेट होगा, इसलिए वैल्यू डालना मस्ट है, चाहे वो 0 हो या कुछ और भी हो। अब सेंटर आया था, अब आता है रेडियस ऑफ रोटेशन, आर की वैल्यू जो बात करते हैं। G68 कमांड में कोण का प्रतिनिधित्व आर की मात्रा वैल्यू द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। यूनिट्स के रूप में डिग्री का उपयोग करते हैं, इसमें मिनट सेकंड नहीं चलते, आपकी डिग्री होती है। और परिभाषित केंद्र से मापा जाता है, जो हमने डिफाइन किया हुआ सेंटर वहां से मापा जाएगा। आर के दशमलव स्थानों की निर्दिष्ट संख्या कोणीय राशि बन जाएगी। अगर पॉइंटों में कोई वैल्यू है तो डिग्री ही मानी जाएगी। सकारात्मक आर अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो आर क्लॉकवाइज रोटेशन को परिभाषित करेगा, और नेगेटिव वैल्यू है तो क्लॉकवाइज रोटेशन को परिभाषित करेगा। प्लस डायरेक्शन आपका जैसे पॉजिटिव आपको दिख रहा है तो ये जैसे घड़ी की दिशा में अपोजिट चलता है, ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज चलेगा। अगर माइनस है तो इसे घड़ी की दिशा में चलता है, ऐसे चलेगा। डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट रोटेशन बेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ रोटेशन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हैज पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हैज एंगल आर नेगेटिव। बेसिक प्रोग्रामिंग का उदाहरण के लिए एक सरल सिंपल पार्ट की शेप का उपयोग किया जाएगा, जिसकी कल्पना समझना बहुत आसान है, जैसे कि एक फिलेट रेडियस के साथ एक आयताकार आकार का जॉब है। वास्तविक टूल पाथ पार्ट की और दृष्टिकोण, मतलब जो आपकी अप्रोच है, टूल की अप्रोच का मतलब जहां से टूल इंटर करेगा, और पार्ट से प्रस्थान सहित जो एग्जिट हो रहा है, एंट्री और एग्जिट के पॉइंट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में शामिल नहीं होते हैं। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से हमें बनाए जाते हैं, ड्राइंग में नहीं होते। यह सावधान रहे, इसका थोड़ा सा सावधानी रखनी है। यदि रोटेशन में अप्रोच और प्रस्थान मोशन शामिल है तो प्रोग्राम शून्य भी घुमाया जा सकता है। चित्र में इसके निचले बाएं कोने के आधार पर पार्ट को 15 डिग्री के कोण पर काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया गया है। एक पल के लिए रोटेशन कोण को अनदेखा करें और पार्ट को प्रोग्राम करें जैसे कि ये ऑर्थोगोनल स्थिति में ओरिएंटेशन था, जो कि एक्सिस के लंबवत है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। पार्ट ओरिएंटेड एज पर इंजीनियरिंग ड्राइंग स्पेसिफिकेशन। अभी दो चीज इसके अंदर दिख रही है। अगर ड्राइंग के अंदर आपको ऐसा पार्ट दिख रहा है, ऐसा ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग में सब कुछ दिया हुआ है, तो ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसको क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट 0 करके निकालते हैं, देन उसके बाद रोटेट करके इस शेप को हम प्रोग्राम में घुमा सकते हैं, तो इसलिए आसान हो जाता है। पहले हम स्टेट में कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इजी निकल जाएगा, अगर हम 15 डिग्री पे रोटेट करके इसके पॉइंट निकालेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिना ये सॉफ्टवेयर के नहीं निकलेगा। अगर इस तरह की कोई पोजीशन आ जाती है, इस तरह की कोई प्रोफाइल है, तो पहले उसको 0 पे सीधा रख के कोऑर्डिनेट निकाले, देन उसके बाद 0 पे बनाने के बाद उसकी जिस पॉइंट से हमें रोटेट करना है उससे रोटेट करें। वास्तविक कटिंग पाथ के लिए, कटिंग टूल पाथ के लिए तय करें कि अप्रोच टूल मोशन को रोटेशन में शामिल किया जाएगा या नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। चित्रों में दो संभावनाएं हैं,
एक प्रोग्राम सुनने पर कोऑर्डिनेट रोटेशन का प्रभाव है और दोनों मामलों में अप्रोच टूल पाथ x-1 और y-1 क्लियरेंस लोकेशन के लिए एक ही स्थान पर शुरू और समाप्त होता है। कैसे? अभी जैसे पिक्चर है, आपको ये 0 है, अभी क्या हो रहा है कि ये 0 है, इस पॉइंट से अगर रोटेट करते हैं प्रोग्राम आपका यहाँ से घूमेगा, प्रोग्राम का पाथ यहाँ से, लेकिन ये अप्रोच है, टूल एंट्री और एग्जिट के लिए हमने ये बाहर निकाला है, तो पार्ट हम यहाँ से रोटेट करेंगे, यहाँ से रोटेट करेंगे, इट्स डिपेंड्स ऑन अप्रोच। तो ये है आपका रहेगा 15 डिग्री, बट प्रोग्राम की प्रोफाइल जब आप देखोगे यहाँ से सेंटर शिफ्ट हो गया, तो जहां से हमें शिफ्ट करना है वो वैल्यू में डिफाइन करनी है, अगर अप्रोच को शामिल किया है या नहीं किया है। इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। कंपैरिजन ऑफ द टू प्रोग्राम पाथ, सॉलिड लाइन एंड रोटेटेड लाइन, टूल पाथ, डैश्ड लाइन। जो सॉलिड लाइन दिख रही है आपकी, ये आपकी प्रोग्राम का टूल पाथ है, और जो रोटेट की हुई है वो डैश वाली लाइन है। रोटेट करने के बाद ऐसी शेप बनेगी, तो दोनों के अंदर शेप आपको डिफरेंस दिख रही है। इसका x0 पे y0 पे रोटेशन है और इसका x- और y-1 पर रोटेशन है, तो दोनों में चेंज आ गया। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी शेप का। निम्नलिखित एक प्रोग्राम बना रखा हमने 4201 चित्र में अपलोड दिखाएगा। इस चित्र को देखते हुए हमें प्रोग्राम कैसा बनेगा। जो प्रोग्राम को शून्य रोटेशन करता है, यदि मतलब इस 0 से रोटेशन किया हुआ है, यदि प्रोग्राम शून्य को नहीं घुमाया जाना है तो जिस कमांड के बीच केवल पार्ट प्रोफाइल टूल पाथ शामिल करें और टूल अप्रोच का प्रस्थान गतियों को बाहर करें। N2 में 69 में दिया हुआ है जो आपको रोटेशन को रद्द करेगा। एक सरल प्रोग्राम को ऑर्थोगोनल पार्ट रोटेशन 0 डिग्री के लिए विकसित किया गया है, लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेशन विकल्प का उपयोग करते हुए 15 डिग्री पर बनाया है। ये आपका प्रोग्राम का पाथ है, समझाते हैं एक बार उदाहरण में। ब्लॉक N8, अभी प्रोग्राम देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल प्रोग्राम बना हुआ है, हमने सबसे पहले हमने रोटेशन को कैंसिल किया है। N3 को फिर हमने प्लेन सेलेक्ट किया है, साइकिल को कैंसिल किया है, और आपका 41, 42 को कैंसिल किया है। फिर हमने पोजीशन ली है G90, G54, G00, x- और y- और स्पिंडल स्पीड और M03। हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे जो स्टार्ट वाली पॉइंट है वो हमारी ये वाली माइनस वाली। फिर हमने क्या किया है कि टूल को नीचे लेके आए हैं, टूल ऑफसेट को रीड कराया है प्लस में 43 के साथ और कूलेंट ऑन किया। फिर हमने जेड में नीचे डेप्थ पूरी ले गए हैं, z- जो भी वैल्यू लिखी फीड के साथ G01 में। फिर हमने कोऑर्डिनेट रोटेशन को स्टार्ट किया। रोटेशन वैल्यू क्या रहेगी, जो ओरिजिन है G54 से, ओरिजिन से आपका x-1 और y-1 पे रोटेट होगा इस पॉइंट से, और R15 मतलब जितना डिग्री पर हमने रोटेट किया वो। उसके बाद जब तक हम कैंसिल नहीं करेंगे सारी प्रोफाइल एंगल में ही चलेगी। प्रोग्राम आपका सीधा लिखा होगा, बट जब एक्चुअल बनेगा पार्ट वो एंगल में बनेगा। तो डी के अंदर हमने जो टूल का जो डायमीटर है उसका हाफ वैल्यू स्टोर की हुई है। ये सारे प्रोग्राम के पाथ है। फिर हमने अपनी जो G40 इसको कैंसिलेशन करने के बाद हमने G69 को यूज किया, जिससे हमारा रोटेशन को कैंसिल कर दिया। ये मस्ट है, बहुत जरूरी है इसको कैंसिल करना। अगर कैंसिल नहीं किया तो सारी मशीन इसी पे घूमती रहेगी और सारा पार्ट खराब हो जाएगा। फिर हमने होम पोजीशन पे वापस गए और प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो जस्ट एक प्रोग्राम का एग्जांपल था। अब और आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट रोटेशन कैंसिल। Command G69 cancel the coordinate rotation function and return control system to its normal orthogonal condition. ऑर्थोगोनल मतलब होता है आपका राइट एंगल पे, जो आपका जो 90 डिग्री और 90 डिग्री रहेगा एग्जैक्ट। x जैसे प्लस है तो x प्लस और y माइनस तो y माइनस, ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा। ऑलवेज स्पेसिफाई द G69 कमांड इन ए सेपरेट ब्लॉक, जैसे आपको प्रोग्राम में दिखाया गया। इसको इंडिविजुअल किसी के साथ एक्सिस मूव के साथ नहीं डालना है, इसको इंडिविजुअल डालना है। कॉमन एप्लीकेशन, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अधिकांश सीएनसी मशीनों में कोऑर्डिनेट रोटेशन फंक्शन उपलब्ध नहीं है।
या है तो एक वो वैकल्पिक सुविधा के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं। यह फंक्शन मशीनिंग एप्लीकेशन के दो विशेष क्षेत्रों में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। कौन कौन से? यदि वर्कपीस की प्रकृति में कोण पर बनाए गए ऑर्थोगोनल पार्ट शामिल है, मतलब उसकी शेप ही ऐसी, आवश्यकता अनुसार ड्राइंग, जैसा पिछले एक हमने बताया था कि आपका ड्राइंग के अंदर आपका एंगल में दिया हुआ है और पार्ट को हम सीधा प्रोग्राम बनाएंगे, फिर एंगल में रोटेट करके उसको चला सकते हैं। अगर एंगल में कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो डिफिकल्ट हो सकता है। एक एग्जांपल ये होगा, यदि मशीनिंग सेंटर पर एक छोटी एक्स बाई एक्सिस में ट्रेवल कम पड़ जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन क्या कहता है, यदि मशीनिंग सेंटर पर छोटी एक्स वाई में ट्रेवल कम पड़ता है, मशीन की लिमिट पूरी हो जाती है जब जॉब को ट्रेवल के हिसाब से टेबल पर सेट करने के बाद उसके एंगल का पता करने के बाद इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अभी इसका एग्जांपल आएगा। विशेष रूप से दूसरा एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेशन का एक बहुत ही उपयोगी उदाहरण है, बशर्ते कि दो ये प्रमुख शर्तें को पूरा करें। नंबर 1, घुमाया हुआ कंपोनेंट कार्य क्षेत्र की सीमा के भीतर फिट होना चाहिए। जो मशीन का लिमिटेशन है, वर्किंग एरिया है, उसके अंदर फिट होना चाहिए। सेकंड वाला है, जो के सेटअप का कोण की वैल्यू भी ज्ञात होनी चाहिए, जितनी डिग्री पे अपने पार्ट को उसने फिट किया है रोटेट कर। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझते होता क्या है। अभी जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक कंपोनेंट कार्य क्षेत्र के भीतर मौखिक रूप से फिट नहीं हो सकता, लेकिन घुमाए जाने के बाद फिट हो सकता है। जैसे हमारे वर्किंग एरिया, डॉटेड लाइन है जो मशीनिंग वर्किंग एरिया, और ये आपका एक पार्ट है जो अगर हम स्ट्रेट रखते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये कंपोनेंट बाहर जा रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है। इस केस में मशीनिंग नहीं हो सकता, ये एज नहीं हो पाएंगे। तो क्या करना होता है इस केस में, अगर हम ये कंपोनेंट करना ही है, देन उसको डायगोनल हम सेट करेंगे और इसकी मशीनिंग के एरिया के अंदर अंदर आ जाएगा। लेकिन आएगा कैसे, इस पार्ट को रोटेट करने के बाद। तो जो पार्ट को रोटेट किया है वो हमें नॉन होना चाहिए, कितनी डिग्री हमने रोटेट किया। स्टेट ओरिजिन ये था और घुमाने के बाद ये वैल्यू आती, ये पोजीशन हो गई। ये काफी विधि काफी दिलचस्प है, लेकिन इसे लागू करना हमेशा संभव नहीं होता है। जैसे 100 इंच लंबे हिस्से को केवल 20 इंच के कार्य क्षेत्र की लंबाई के भीतर नहीं रखा जा सकता। हालांकि ऐसे मामले में जब प्रोग्रामिंग तकनीक बहुत उपयोगी हो सकती है, भले यह बहुत आम न हो। चित्र में केवल एप्लीकेशन के सामान्य सिद्धांतों को दर्शाया गया है, जैसे कि कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। यदि स्थिति कोण ज्ञात नहीं है तो माउंटेड पार्ट के दोनों स्थानों पर एक संकेतक का उपयोग करें और इसे ट्रिग्नोमेट्री रूप से गणना करें, और कुछ मामलों में इस तरह के सेटअप के लिए एक विशेष फिक्चर की आवश्यकता हो सकती है। कोऑर्डिनेट रोटेशन अप्लाइड टू ए फिट लॉन्ग पार्ट विद इन द वर्किंग एरिया। Do not confuse term work area and table size. ये दोनों अलग अलग होते हैं। वर्किंग एरिया ये आपका मशीन जहां जहां पे मूव कर सकती है वो वर्किंग एरिया कहलाता है। और जो आपका टेबल साइज है, टेबल साइज वर्किंग एरिया से ज्यादा होता है, क्योंकि पार्ट को हम उतने पे लोड कर सकते हैं। सेटअप और अतिरिक्त स्थान, मतलब एडिशनल जो पोजीशन की अनुमति देने के लिए मशीन टेबल का साइज हमेशा कार्य क्षेत्र से बड़ा होता है। वर्किंग एरिया का उपयोग प्रोग्रामिंग और अक्सर सेटअप के लिए किया जाता है, और हमेशा टूल मोशन की जो लिमिट है उसकी दायरा जो है मोशन का परिभाषित करता है। कार्य क्षेत्र के सभी कमांड टूल मोशन और क्लियरेंस को एडजस्ट करने में सक्षम होना चाहिए, जिससे कटर रेडियस ऑफसेट भी शामिल है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसको यूज करने का, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। एक मैंने एप्लीकेशन बताया, पार्ट को टेढ़ा करके रख सकते हैं, प्रोपिंग में यूज कर सकते हैं। एक थर्ड एग्जांपल और है, जहां पे हमें इस तरह की कोई शेप बनानी है। फॉर एग्जांपल ये आपका पॉलीगॉन में है, ये एक स्लॉट काटना है, ये स्लॉट काटना है, इस तरह के स्लॉट काटने मल्टीपल एक प्लेट के अंदर, और इक्वल स्पेस पे है और एक ही साइज के हैं। तो हमें ये अलग अलग प्रोग्राम नहीं बनाने, एक ही प्रोग्राम को बना के हम रोटेट करके इनको बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना होगा, कोऑर्डिनेट रोटेशन के साथ सब प्रोग्राम को बहुत कुशलता से एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉलीगन बहुभुज जो मल्टी एजिस बोलते हैं, शेप या मशीनिंग जैसे बोल्ट सर्किल, मल्टीपल होल भी हो सकते हैं, स्लॉट भी हो सकते हैं। सर्किल लोकेशन का एप्लीकेशन केवल विशिष्ट संभावनाएं है। चित्र में निम्न विस्तृत उदाहरण एक पार्ट ड्राइंग को दिखाता है
जो एक भावनात्मक रूप में सरल दिखता है, लेकिन इसमें काफी प्रोग्रामिंग शामिल है। दिखने में बहुत आसान है, बट प्रोग्रामिंग के थोड़ा सा समझने के बाद इजी हो जाएगा। प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए सभी आवश्यकताओं और शर्तों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रोग्राम के अंदर एक पहले का कोई होल होना चाहिए जो हमें कैविटी को काटने का आसान रहेगा। 7 पॉकेट को मशीन कर देगा। प्रोग्राम को और अधिक यथार्थी बनाने के लिए डेप्थ की गहराई एक बार के बजाय मल्टी कट में लेना पड़ेगा। एक बार में नहीं काट सकते, तो धीरे धीरे छोटे छोटे कट लेके काटना पड़ेगा। और पॉकेट की जो वाल है उसमें भी स्टॉक छोड़ना पड़ेगा फिनिशिंग के लिए। इसके अलावा सभी शार्प एज को एक न्यूनतम चैम्फर के साथ रिमूव कर दिया जाना चाहिए। सभी में केवल 3 टूलों का उपयोग किया जाएगा। ये सब बनाने के लिए 3 टूल का लगेंगे हमें। 3 टूल कौन से होंगे? एक फेस मिलिंग, दूसरा हमारा सेंटर एंड मिल, और तीसरा चैम्फर टूल। 3 टूल को बना के हम शेप बना सकते हैं। प्रोग्राम एक बनाएंगे और तीनों टूल उसमें काम कर सकते हैं। कैसे? ये निश्चित रूप से एक ही बहुत ही उन्नत प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है। पहली बार में प्रोग्राम को समझने की उम्मीद नहीं है। बढ़ते अनुभव के साथ सभी प्रोग्राम विवरणों की संख्या व्याख्या करना आसान होगा। उम्मीद है जो इसके नोट्स होंगे उनको पढ़ना पड़ेगा, तभी मदद कर पाएंगे। बट कॉन्सेप्ट समझें इसका पहले। ये आपके मल्टीपल्स जो बनेंगी, एक इंडिविजुअल पहले एक का बनाओ। अभी एक का साइज जैसे 0.75, 0.5। तो एक को अगर छोटी को, इसको बड़े को भूल जाते हैं, हम पहले को छोटी को बनाते हैं। इस छोटी शेप का प्रोग्राम हम बनाना है, तो हमें यहाँ से लीड इन और लीड आउट का उपयोग करते हुए पूरी प्रोफाइल को बनाएंगे। मेन प्रोग्राम हमारा 4202 को 4 सब प्रोग्रामिंग सहायता से विकसित किया जाएगा। हालांकि कुछ हिस्सों को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक महत्वपूर्ण तत्व, बिल्कुल महत्वपूर्ण, जो सब प्रोग्रामों में निम्नलिखित ब्लॉक होगा: G91, G68, X0, Y0, R51.429। ये आपका रोटेशन एंगल है और सेंटर पर रोटेट होगा, जो इंक्रीमेंटल के अंदर हर बार इस एंगल पर रोटेट होगा। इसको ऐसे किया हुआ है, 360 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है। इसका उद्देश्य एक कोण पर अगली पॉकेट में मूव करना है। X0, Y0 एक ही रहता है, वे हमेशा एब्सोल्यूट रहेंगे और केवल 91 कमांड के कारण कोण को बढ़ाया जाएगा। यह उदाहरण न केवल कोऑर्डिनेट सिस्टम के रोटेशन का एक अच्छा उदाहरण है, बल्कि सब प्रोग्राम को उपयोग करने के साथ साथ कई अतिरिक्त सुविधाओं को भी दिखाता है। किसी भी उन्नत प्रोग्रामिंग तकनीकों के बिना प्रोग्राम भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लगेगा और मशीन में इसे अनुकूलित करना लगभग असंभव होगा। पूरा प्रोग्राम जो इस प्रकार है, विस्तार से प्रलेखित किया गया है, डॉक्यूमेंटेड किया गया, और इसकी प्रगति और संरचना का पालन करने के लिए कोई समस्या नहीं पेश करनी चाहिए। अभी आगे एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये जो आप प्रोग्राम बता रहे हैं सर, इसको हम किसी सिमुलेटर पे नहीं चला के देख सकते सर? देख सकते हैं ना। सिमुलेटर आपका सपोर्ट करना चाहिए उसके लिए। सर अगर सिमुलेटर हो तो सर अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिकली से थोड़ा सही से लगेगा। वो करके देखना पड़ेगा, अभी उसमें टाइम लगेगा मेरे को। वो एक्चुअली क्या है कि वो सॉफ्टवेयर जो है मैं काफी दिन से चलाया नहीं है तो सही मेरे पास। तो अभी बेसिक इसको कॉन्सेप्ट समझने का है। ओके कॉन्सेप्ट सर जी। समझ में आ जाएगा तो इसको रन करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, हर एक के लिए प्रैक्टिकल ठीक बना है लेंगे, अभी बनाया नहीं है, क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर को रन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी एक प्रोग्राम का एग्जांपल है, अगर आप जैसे बोल रहे हो उसको सिमुलेटर पे डाल के देखने का। पहले प्रोग्राम में क्या क्या वैल्यूज लिखी है उनको समझे तो समझ में आएगा। ये तो आपका प्रोग्राम का टाइटल होता है जो हमें लिखना मस्त होता है, हमने क्या क्या चीज इसमें यूज की है ताकि वो किसी एक दूसरे को समझ में आए। क्या होता है, 7 पॉकेट्स का प्रोग्राम है ये, और इसके अंदर जो पैरामीटर बिट है 6400 बिट को 0 किया है। मस्ट बी सेट टू 1 टू अलाउ G90 एंड G91, क्योंकि हमें इन बिटवीन इसको दोनों को यूज करना है, इसलिए हमें ये पैरामीटर डिस्टर्ब करना पड़ता है।
मटेरियल का साइज क्या है और कैसे इसको लगाया गया है, एक्स वाई का सेंटर कहाँ पे लिया है और जेड का जीरो कहाँ पे लिया गया है, प्लेट की मोटाई कितनी है, टूल का स्पेसिफिकेशन क्या है। टूल नंबर 1 3 डायस एंड फेस मिल कट टू क्लीन टॉप फेस। टूल नंबर 2 को हमने एंड मिल का यूज किया है, मैक्सिमम डेप्थ 0.05 है। टूल नंबर 3 जो है आपका चैम्फर टूल है। टूल नंबर 2 इसी को ही हमने मल्टीपल यूज किया गया है, हमने इसका डाया कम करके रख के किया है, फिर इसी को दोबारा यूज करके हमने फिनिश किया है। 3 बार लगाया हमने, जैसे इसको 0.14 किया, 0.12 किया, 0.11 किया, तो 3 बार इसको हमने चेंज किया है। 51, 52, 53 3 जगह पे इसको ऑफसेट डाला है एक ही टूल का। तो क्या करेगा, पहले रफ काटेगा, फिर सेमी फिनिश एंड फिनिश, और फिर चैम्फर के लिए हमने फिर इंक्रीमेंटल में इसको रोटेशन दिया है। अब टूल नंबर 1 का प्रोग्राम कैसे काम करता है, ये सब प्रोफाइल है इनिशियली जो हम डालते हैं आपका। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट रोटेशन को कैंसिल करेंगे, फिर प्लेन सिलेक्शन, फिर जो अनवांटेड जो कमांड है जो हमें चाहिए वो हमें एक्टिव करनी पड़ेगी, तो टूल चेंज, फिर उसके बाद G90 G54 टूल का पोजिशनिंग लेंगे, जो हमारा फर्स्ट जो स्टार्ट पॉइंट होगा। देन उसके बाद हमारे जेड लेंगे, जेड की डेप्थ जितनी जानी है एक बार में फर्स्ट टूल के नजदीक ले जाने के बाद प्लस में, फिर जेड को 0 करेंगे, ये फीड में जाएगा। फिर उसके बाद हमने वाई कोऑर्डिनेट लिया है जो आपकी पहली पोजीशन पे जाएगा, फिर एक्स में रोटेट किया है, फिर पूरी प्रोफाइल बनाई है। ये एक टूल का प्रोग्राम है। फिर G28 जेड में हमने वापस उठा लिया। सेकेंड टूल का प्रोग्राम क्या करता है, इसमें भी सेम चीज वही है, हमने खाली टूल का जो डेप्थ जेड चेंज किया है और इसका सब प्रोग्राम हमने अलग से बनाया है। वो हमारा मिलिंग कटर था, अभी हम ये चला रहे हैं एंड मिल, सेंटर एंड मिल। सेंटर एंड मिल चलाने के लिए हमने एक पाथ बनाया एक पॉकेट का, एक पॉकेट को हमने प्रोग्राम बनाया 4252, उसको L7 मतलब 7 बार रिपीट किया है, और रफ एंड फिनिश ऑन 7 पॉकेट्स, एक ही बार में दोनों कट देगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। टूल नंबर के छोटा सा बनाया, लेकिन मेन जो काम किया गया है हमारा 4252 के अंदर किया गया है। ऐसे ही टूल नंबर 3 को किया गया है। टूल नंबर 3 चैम्फर, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल से जो पहले हमने पहले टूल बनाया वैसे इसका बनाया है। इसके अंदर हमने 4252 प्रोग्राम बनाया है जो चैम्फर 7 जगह लगाए। अब प्रोग्राम को समझते हैं पहले वाले को। एक्चुअली क्या है कि सब प्रोग्राम 4 लेवल तक काम करता है। तो हमारा जो पहले मेन प्रोग्राम है 4202, उसके अंदर 4251 यूज किया है, उसके अंदर ये पॉकेट डाले हैं। हमने क्या किया है कि जेड को 91 में हर पॉकेट में 0.05 का डेप्थ लिया है, और फिर ये पॉकेट का पूरा कंटूर काटेगा 4253। इसके अंदर हमने क्या किया, 4251 को यूज किया है, फिर डायमीटर लिया है 3। इसको हमने क्या किया है फुल डेप्थ के लिए, ये 5 स्टेप में काटेगा, फाइनल फुल डेप्थ में काटेगा। तो ये रफिंग और फिनिशिंग के लिए 2 टूल लगाए, और इन सब का रोटेशन हमने ये दिया है नेक्स्ट पॉकेट के लिए। तो इंक्रीमेंटल में ये सब प्रोग्राम रन करेगा, तो पहले ये काटेगा, ये चीज काटने के बाद फिर इसमें रोटेट हो जाएगा, दोबारा से फिर वही प्रोग्राम रन करेगा, और ये 7 बार चलेगा। लीड इन लीड आउट का जो मेन पॉकेट का जो प्रोग्राम है वो ये वाला है 4253, जो हमारा पॉकेट को सर्कुलेशन में काटेगा G03 के अंदर। इस प्रोग्राम को अभी आप ये ज्यादा डिटेल में जाते हैं प्रोग्राम की, वो आपको समझना पड़ेगा। पहले मैं इसको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि G68 का यूज कैसे होता है और कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। ये सारे सब प्रोग्राम है, इनको डिटेल में समझना पड़ेगा। ऐसे एक एक समझ में नहीं आएगा कि मैंने पहले स्लाइड में लिखा है कि इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, बट इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन ले लेता हूँ, अगर कोई है